कल्पना दिमाग की कार्यशाला। मानव कल्पना शक्ति का एक कार्यशाला होती है जिसमें उस आदमी की सारी योजनाएं बनती रहती है। एक संदेश को इच्छा का रूप दिया जाता है जिसको उस कल्पना योजनानुसार कार्य रूप में ढालती रहती है। कहा जाता है कि मनुष्य अपनी किसी कल्पना को साकार करने में सक्षम होता है। मानव सभ्यता की उत्पत्ति से आज तक का समय यदि देखा जाए तो आज का युग कल्पना के विकास के सर्वाधिक अनुकूल है, क्योंकि आज का युग तीव्र परिवर्तनों का युग है। हर तरफ ऐसे तत्वों की उपस्थिति है जो कल्पना के विकास में सहायता देते हैं। यदि कल्पना शक्ति के साथ मानव सभ्यता ने प्राकृतिक बलों का जिस तरह से विगत 50 वर्षों में प्रयोग किया है वैसा पहले कभी नहीं किया। उसने हवा में तैरकर चिड़ियों को मात दी है। ईश्वर के सही प्रयोग से क्षण मात्र में दुनिया के किसी हिस्से से संपर्क कायम किया जा सकता है। मानव को अब यह मालूम है कि करोड़ों मील दूर सूर्य का वजन क्या है। उसका दिमाग एक ट्रांसमीटर और रिसीविंग स्टेशन है जिसमें विचारों का संचार होता ही रहता है। उसके विशेष प्रयोग को वह व्यवहारिक रूप में ढालने के लिए प्रयत्नरत है। अब महती वेग से चलना उसको आ गया है। आज का मानव एक महाद्वीप में नाश्ता कर दूसरे महाद्वीप में लंच ग्रहण करने के लिए सक्षम हो गया है, परंतु मानव की तार्किक रूप से सीमा उसकी कल्पना में ही बनती है। अभी उसके प्रयोग के शिखर तक वह नहीं पहुंच पाया है। अपनी कल्पना शक्ति के विकास के वह प्रारंभिक आयाम में ही है। कल्पना के दो प्रकार होते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन या संश्लेषित कल्पना और क्रिएटिव इमेजिनेशन या रचनात्मक कल्पना। संश्लेषित कल्पना, इस कल्पना संकाय में आदमी अपनी पुरानी धारणाएं, विचार एवं योजनाओं को नव समन्वय में ढालता है। यह संकाय कुछ भी रचता नहीं है, यह तो सिर्फ अनुभव, शिक्षा, अवलोकन जो उसे मिलता है के अनुसार काम करता है। उसका प्रयोग ज़्यादातर अन्वेषण ही करते हैं जो अपनी रचनात्मक कल्पना से तब काम लेते हैं जब संश्लेषित कल्पना उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाती। रचनात्मक कल्पना, इस संकाय के जरिए मानव का सीमित मस्तिष्क असीमित मेधा से सीधा संप्रेषण कायम कर सकता है। यदि वह क्षेत्र है जिसमें प्रेरणाएं और इल्हाम कौंधते हैं और नए विचार मानव को प्राप्त होते हैं। इसी कल्पना क्षेत्र में दूसरों के दिमाग से कंपन भी प्राप्त किए जाते हैं और उसी के जरिए दूसरों के मस्तिष्क के अवचेतन भाग से भी संपर्क होता है। पिछले पृष्ठों में इस कल्पना शक्ति की कार्यशैली का हवाला दिया गया है। यह क्षेत्र तभी जागरूक होता है जब चेतन मस्तिष्क काफ़ी तेजी से कार्यरत रहता है। उदाहरण स्वरूप जब दिमाग किसी शक्तिशाली भाव या इच्छा से अभिभूत हो जाता है। यह भाग अपने निरंतर प्रयोग से ही ज़्यादा कार्यशील रह पाता है। इस कथन पर ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है, उस पर विचार करके ही आगे बढ़े। इस सिद्धांतों को समझते हुए यह दिमाग में रखिए कि कोई इच्छा धन संपदा में बदल सकती है। यह केवल एक ही वाक्य में नहीं समझाया जा सकता। यह कहानी पूरी तब होती है जब उनको ठीक समझकर महारत हासिल की जाए और अपने विचारों में घोल दिया जाए और उन पर कार्य भी शुरू हो। संसार के महान व्यापारी, उद्योगपति, कलाकार, संगीतकार, कवि व लेखक महान इसलिए बन पाए क्योंकि इन्होंने अपनी रचनात्मक कल्पना को पूरी तरह विकसित कर लिया था। ज़्यादा रहने से भी दोनों प्रकार की कल्पना का अच्छा विकास होता है। जैसे शरीर के किसी अवयव का अधिक प्रयोग उसे दृढ़तर बनाता है, इच्छा भी एक विचार का या संवेग भाग ही तो है, वैसे यह वायवीय और क्षण अस्थायी ही होती है। यदि अमूर्त रहे तो उसका कोई मूल्य नहीं जब तक कि वह अपने मूर्त रूप को न अख्तियार कर ले। यद्यपि संश्लेषित कल्पना का प्राय प्रयोग होता रहेगा, लेकिन यह भी ख्याल रहे कि ऐसे भी कई अवसर आएंगे जब आपकी रचनात्मक कल्पना को भी जागना पड़ सकता है। स्मरण रहे कि यदि कल्पना शक्ति का प्रयोग लंबे समय तक नहीं किया जाए तो यह छीन पड़ जाती है। सिर्फ प्रयोग से ही उसमें जान आती है, लेकिन चाहे कितना भी प्रयोग न किया जाए यह कल्पना कभी मर नहीं सकती। सबसे पहले अपना ध्यान संश्लेषित कल्पना पर केंद्रित करें, क्योंकि अपनी इच्छा को मूर्त रूप देने से उसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। एक अमूर्त इच्छा को ठोस उपलब्धि धन में बदलने के लिए कई योजनाओं की जरूरत पड़ेगी जो आप अपनी कल्पनाशीलता से करेंगे। जहाँ तक विज्ञान की पहुँच है, यह समस्त ब्रह्मांड दो ही मूल तत्वों से बना है, पदार्थ और ऊर्जा।
यानी एक वायवीय और अमूर्त ऊर्जा और दूसरा पदार्थ ठोस और मूर्त। आपको एक अमूर्त भाव इच्छा से दूसरा अमूर्त भाव धन प्राप्त करना है। वस्तुतः समस्त सृष्टि में यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चालू है, इसलिए ऐसा आप भी कर सकते हैं। प्रकृति भी यही करती रहती है। बेहद सूक्ष्म कोशों से यह मानव पूरा शरीर बना देती है। यदि आपको यह प्रक्रिया थोड़ी दुर्लभ लगे तो भी इसे पढ़ना बंद मत कीजिए, पढ़ते रहिए और दोहराते रहिए, तभी इन पर आपको महारत प्राप्त हो पाएगी। कल्पना का व्यावहारिक प्रयोग कैसे करें? विचार ही हर धन संपदा का मूल होता है और विचार उत्स कल्पना होती है। अभी हम ऐसे कुछ विचारों पर केंद्रित रहेंगे जिनके जरिए महान लोगों ने अकूत धन एकत्र करने में सफलता पाई। चमत्कारी केतली। यह एक अमेरिकी औद्योगिक विकास की कथा है। कुछ दशक पूर्व एक डॉक्टर का एक ड्रग स्टोर में चुपचाप गया और वहां मौजूद एक दवाई विक्रेता के क्लर्क से कुछ मोल भाव करने लगा। लगभग 1 घंटे तक उस डॉक्टर और क्लर्क ने दबे स्वरों में बात की। फिर वह डॉक्टर बाहर गया और एक पुरानी केतली नुमा बर्तन लाया, जिसमें केतली के पदार्थों को चलाने का एक लकड़ी का कुछ कछुल भी लगा था, और उस केतली को वह स्टोर में पीछे रख दिया। उस क्लर्क ने उस बर्तन का सूक्ष्म मुआयना किया और फिर उस डॉक्टर को $500 पकड़ा दिए। वह उस क्लर्क की पूरी जमा पूंजी थी। डॉक्टर ने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला जिस पर एक गोपनीय फार्मूला लिखा था, जिसकी कीमत कदाचित एक राज के बराबर थी, लेकिन डॉक्टर को उसकी कीमत मालूम नहीं थी। वह तो उस क्लर्क को ही पता था। डॉक्टर तो खुश था कि वह एक पुराना बर्तन केतली $500 में बेच दी। क्लर्क ने जरूर पूरे जीवन की पूंजी दांव पे लगाई थी। उसे क्या मालूम था कि उसके हाथ में अलादीन का चिराग लग गया है। क्लर्क ने क्या कमाया, एक आइडिया। यह कोई अरेबियन नाइट्स कथा नहीं, वरन एक हकीकत है। उस क्लर्क को डॉक्टर से जो फार्मूला मिला उससे उसने एक ऐसा पेय निकाल दिया जिसने सारी दुनिया को में धूम मचा रखी है। वह पेय था कोका कोला। कोका नामक पदार्थ से बना यह पेय दक्षिणी अमेरिकी के एक साधारण से कस्बे को विश्व के नक्शे पर ले आया। आज यह कंपनी करोड़ों लोगों को रोजगार देती है और अरबों की प्यास बुझाती है। उस पूरे प्रकरण की शुरुआत एक आइडिया से हुई जो साधारण से क्लर्क के मन में कौंधा था। इससे जार को मूर्त रूप करने का काम डॉक्टर की सहायता से हुआ और आज वह कोका कोला कंपनी सभी पेय पदार्थों पर कई दशकों से राज कर रही है। एक बार यह पेय बन गया तो प्रचार तंत्र के जरिए सारे विश्व में व्याप्त हो गया। क्या पता आपके पास भी ऐसा कोई विचार हो जो चमत्कारी ढंग से सदियों तक आपको अरबपति बनाए रखे। मैं क्या करूँगा यदि मेरे पास 1 मिलियन $10 लाख आ जाए। यह रोचक कथा भी उसी पुरानी कहावत को चरितार्थ करती है, जहाँ चाह वहाँ राह है। यह कथा एक शिक्षाविद एवं पादरी स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू गुनसाल्स की है। उन्होंने अपने काम की शुरुआत दक्षिणी शिकागो के एक बड़े बाड़े से की थी। जब वह कॉलेज में थे तभी उन्हें वहाँ की शिक्षा प्रणाली काफ़ी दोषपूर्ण प्रतीत हो रही थी। वह कल्पना करते थे कि यदि वह किसी कॉलेज के प्रमुख हो जाएं तो उनको सुधार सकते थे। उनकी दिली इच्छा थी कि किसी ऐसे शिक्षा संस्थान के प्रमुख हो जाए जहाँ करो और सीखो वाली पद्धति अपनाई जाती है। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई कि कैसे यदि उसके पास $10 लाख आ जाए तो वह उसके दकियानुसी प्रयोगों को त्याग कर एक नई पद्धति से उसे चलाएंगे। पर सवाल यह था कि उनको $10 लाख कहाँ से और कैसे प्राप्त हो पाएंगे। उसी उधेड़ बुन में वह दिनों रात लगे रहते और सोते जागते इसी के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन शनिवार के दोपहर में मुझे एक विचार आया। हालांकि 2 साल से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा था, परंतु उस दिन अचानक मुझे लगा कि यह काम असंभव नहीं है। मुझे लगा कि $10 लाख में 1 हफ्ते में जोड़ दूंगा। मेरे सामने एक स्पष्ट इच्छा थी जो एक विचार से पैदा हुई और सामने एक स्पष्ट योजना जो साकार होने लगी। मैंने सारे अखबारों को सूचित किया कि आज की सुबह मैं एक उपदेश दूंगा जिसका शीर्षक होगा, यदि मेरे पास $10 लाख आ गए तो मैं क्या करूंगा। और मैं उस उपदेश की तैयारी में जी जान से जुट गया।
मुझे इतना पक्का विश्वास था कि यह धनराशि मैं कमा लूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मानो यह मेरे पास आ गई है। मैंने अपना उपदेश बड़ी अच्छी तरह एक कागज़ पर लिख लिया और देर रात मैं सोने गया तो काफ़ी संतुष्ट था। सुबह मैं तैयार हुआ, उस कागज़ को फिर पढ़ा और निष्पक्ष रूप से सोचा कि कैसे यह श्रोताओं को प्रभावित करेगा। फिर मैं उस मीटिंग के लिए चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा और मंच पर खड़ा हुआ तो देखा कि वह कागज़ तो मैं भूल आया था। इस विचित्र उपदेश ने लोगों के मन में इतनी जिज्ञासा भर दी थी। यदि मैं कागज़ लेने वापस जाता तो माहौल ही बिगड़ जाता। पता नहीं श्रोता मेरे लौट कर आने का इंतज़ार करते भी या नहीं। मैं काफ़ी परेशान था, परंतु जब चेतन मस्तिष्क क्षुब्ध हो तब अवचेतन से सहारा मिलता है। मेरा अवचेतन मेरी सहायता को आया, क्योंकि स्वतः प्रेरणा से वह जागृत हो चुका था। मुझे अपने उद्देश्य का अक्षर अक्षर याद करने आने लगा और मैंने बोलना प्रारंभ किया। मुझे लगा कि मैं उस समय श्रोताओं को नहीं, ईश्वर को संबोधित कर रहा हूँ। मैंने अपनी शिक्षा योजना पूरे विस्तार सहित लोगों के सामने रखी कि कैसे वह पद्धति न सिर्फ विद्यार्थियों को शिक्षा देगी बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान में भी निष्पात करेगी। मैं काफ़ी देर तक बोलता रहा। जब मैं भाषण खत्म कर अपनी कुर्सी पर बैठा तो श्रोतागण मौन ही रहे, परंतु कुछ मिनट पश्चात पीछे की तीसरी कतार से एक आदमी चलकर मेरे पास आया और मुझसे हाथ मिलाकर बोला, फादर, आपका भाषण मुझे अच्छा लगा। मुझे विश्वास है कि आप वह सब कुछ कर सकेंगे जिसका आपने दावा किया है। यह साबित करने के लिए मुझे आपके विश्वास पर विश्वास है। मैं आपको $10 लाख देता हूँ। मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है। कल सुबह मेरे दफ्तर पर आकर यह रकम आप ले लीजिए। और इस रकम से मशहूर आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी। इतना पैसा तो शायद ही किसी पादरी ने इतनी कम अवधि में जोड़ा होगा। उनके मन में आए विचार ने इस इच्छा पैदा की, जिसे स्वतः प्रेरणा द्वारा उनके अवचेतन को जागृत कर एक योजना बनाई और उनके अटूट विश्वास ने उनसे कार्यान्वित किया। इस बात पर गौर करें, उस पादरी के पक्के निर्णय के मात्र 36 घंटे में ही यह इच्छा मूर्त रूप ले सकी, क्योंकि उसके पास एक निश्चित योजना थी। गुनसाल्स के साथ यह कोई अनोखी या अनूठी घटना नहीं हुई थी। यदि पक्का विश्वास, स्पष्ट योजना, तीव्र इच्छा के पीछे हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप उन्हीं में से एक है जो सोचते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से ही धन प्राप्त हो सकता है, तो इस धारणा से मुक्ति पा लें। यह सच नहीं है। बड़ी मात्रा में धन संपदा कभी करीब मेहनत से नहीं मिलती। इसके लिए स्पष्ट इरादा, तीव्र इच्छा, पक्का विश्वास होना चाहिए। एक प्रकाशक का ही उदाहरण लें। उसकी एक भी किताब बिक नहीं पा रही थी। उसने मार्केट में जाकर शोध किया तो मालूम पड़ा कि पाठक ज़्यादातर किताब के शीर्षक देखकर उसे खरीदते हैं। अंदर का कथानक या सामग्री बाद में सामने आती है। उसने उस किताब की सामग्री बगैर बदले उसका एक नया बॉक्स ऑफिस वैल्यू वाला शीर्षक दे दिया। पुरानी किताब का शांत कवर हटाकर उसे नया कवर और एक चटकीला नाम दे दिया। वही किताब खूब बिकी। सीधी बात थी कि उसको एक विचार सूझा अपनी कल्पना शक्ति से, जिसका उसने लाभ उठाया। इन विचारों का कोई सार्वजनिक या निश्चित मूल्य नहीं होता है। यह तो सूझने वाली की क्षमता पर निर्भर है। बहुत से लोग स्वयं कोई चमत्कारी विचार नहीं सोच पाते, परंतु उनमें यह योग्यता होती है कि दूसरों के ऐसे विचार को पहचान कर उन्हें अपना लें। यह कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जाने पहचाने क्षेत्र में ही सफलता मिलेगी। एंड्रूज कार्नेगी का ही मामला लें। उन्होंने स्वयं मुझे बताया था कि उन्हें स्टील व्यापार के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, परंतु उन्हें इसी पुस्तक में वर्णित 2 सिद्धांतों का पूरा ज्ञान था और उन्होंने स्टील में अरबों कमाए। वस्तुतः हर क्षेत्र में बड़ी सफलता तभी सामने आती है जब किसी नव विचार का सृजक और उस विचार का वाहक एक दूसरे को पहचान कर हाथ मिला लेते हैं। कार्नेगी का काम करने का तरीका यही था। वे ज़्यादातर उन्हीं आदमियों को अपने साथ काम में लेते थे जो वह सब कुछ जानते थे, जो कार्नेगी को स्वयं मालूम नहीं था। हजारों लाखों लोग इसी कारण अपना जौहर नहीं दिखा पाते, क्योंकि उन्हें ब्रेक नहीं मिलता। यह ठीक है कि ब्रेक भाग से ही प्राप्त होता है, पर सफल होने के लिए भाग्यशाली होना आवश्यक नहीं है। यदि लगन हो, स्पष्ट विचार और योजना हो तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक से इसे शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं।
क्योंकि तब अंततः मेधा से आपके संपर्क जुड़ जाते हैं। अंततः मेधा से संपर्क भी तभी जुड़ता है जब आपकी ज्वलंत इच्छा एक जुनूनी सीमा तक पहुंच गई है। मैं 25 वर्ष तक अपनी इस साधना में जुड़ा रहा, तब कहीं जाकर मुझे ब्रेक मिल पाया। मेरा वह ब्रेक था मेरा सौभाग्य, जब मुझे श्री एंड्रूज कार्नेगी के साथ एवं सहयोग प्राप्त हुआ। उस समय श्री कार्नेगी ने मेरे दिमाग में वह विचार भर दिया था कि किस प्रकार एक स्पष्ट विचार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। हजारों लोगों ने इसके फ़ायदा उठाया, यानी मेरे 25 वर्ष के शोध से और करोड़पति बने। यह ठीक है कि बड़े सौभाग्यशाली ब्रेक मुझे श्री कार्नेगी के सानिध्य से ही प्राप्त हुआ, पर मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा, उद्देश्य और स्पष्टता एवं अपना लक्ष्य पाने की लालसा के बारे में भी तो सोचिए, जिसके कारण मैं 25 वर्ष तक लगन में जुटा रहा। यही है ज्वलंत इच्छा को एक जुनूनी दीवानापन बना देना। जब यह विचार सर्वप्रथम मेरे दिमाग में भरा गया था तो उसे मेरे सतत प्रयास ही पालते पोसते रहे। विचार अमूर्त होते हैं, परंतु सही वातावरण में वे अपने जनक मस्तिष्क से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ईसाइयत को ही देख ले, क्राइस्ट के दिमाग में मात्र एक विचार आया था और उसके धर्म का आधार है, तुम वह करो दूसरों के लिए जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे लिए करें। यद्यपि क्राइस्ट तो अब नहीं है, पर उनका विचार आज भी उन्नतिशील है। पिछले 2000 वर्षों में यह लगातार विकसित हो रहा है। अपने विचार को भी थोड़ा और समय दें। सफलता को कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए और असफलता में कोई बहाने की अनुमति नहीं है।